इस वीडियो में हम सीखेंगे वेब 1.0 वर्सेस वेब 2.0 एंड वेब 3.0। असल में आजकल वेब 3.0 बहुत ज़्यादा चल रही है और इसके बारे में डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हम वन बाय वन वेब 1.0 से 2.0 और 3.0 की तरफ मूव करेंगे। तो ये वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0 है क्या? हकीकत में ये वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि वेबसाइट्स के हवाले से कि वेबसाइट्स की जो एवोल्यूशन है या वेबसाइट्स की जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वेबसाइट्स की, उनको हम कहते हैं वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0। तो इनकी एवोल्यूशंस किस तरह से हुई, इनमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल होते थे, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेब 1.0 के बारे में बात करते हैं। ये इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब को हम वेबसाइट भी सिंपली कह सकते हैं। तो ये वेबसाइट्स की फर्स्ट स्टेज थी। तो इसमें क्या होता था, हमें सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट्स मिलती थी। अब स्टैटिक वेबसाइट्स का क्या मतलब होता है कि ऐसी वेबसाइट्स जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, रीड ओनली वेबसाइट्स होती थी ये स्टैटिक वेबसाइट्स। आप अगर कोई वेबसाइट है जो स्टैटिक है, आपने उसको ओपन किया हुआ है, आप वहाँ से सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप कोई कमेंट नहीं लिख सकते, आप उस पोस्ट को या वहाँ से वेबसाइट से अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसको लाइक नहीं कर सकते, उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे सकते। इवन के जो एडमिन है जिसने वो वेब पेज बनाया है वो भी उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसको भी HTML CSS वगैरह के ज़रिए कोडिंग करके कंटेंट लिखना पड़ता था। कंटेंट मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती थी तो उसको भी कोडिंग के ज़रिए वो लिखना पड़ता था। तो स्टैटिक वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते, रिएक्शंस वगैरह या अट्रैक्शन नहीं आपकी हो सकती वहाँ पर वेबसाइट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो वही बात आ गई जी, ये जो वेब 1.0 है इन वेबसाइट्स में नो इंटरेक्शन कैपेबिलिटी, मींस कि जो यूज़र पढ़ रहा है, मतलब कि जो आप अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन की है तो आप यूज़र हैं, तो आप उस वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, उस वेबसाइट पर कमेंट्स नहीं कर सकते। अगर कोई आपने पोस्ट ओपन की है उसको लाइक नहीं कर सकते, कमेंट वगैरह नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सी वेबसाइट्स होती थी, सिंपल वेबसाइट्स। वेब 1.0 और द सिंपल वेबसाइट्स। असल में फोकस इनका क्या था, वेब 1.0 का मेजर फोकस ऑन द सिंपल इंफॉर्मेशन शेयरिंग। असल फोकस इसका ये होता था कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना, कि जो अगर किसी शख्स के पास अगर मालूमात है वो वेबसाइट के ज़रिए ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के साथ शेयर कर सकता था इंफॉर्मेशन को। तो असल में इसका फोकस ये था। और कब से इसका स्टार्ट हुआ, इसका स्टार्ट 1990 से शुरू हुआ जो तकरीबन 2000 तक चलता रहा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेब 2.0 के बारे में। तो वेब 2.0 सेकेंड स्टेज थी वर्ल्ड वाइड वेब की या वेबसाइट की। इसमें डायनामिक वेबसाइट्स आई जिन्होंने बहुत ज़्यादा तब्दीली लाई वेबसाइट्स में, सोशल मीडिया वेबसाइट्स खासकर। डायनामिक वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें डाटाबेस यूज़ होता है, जबकि स्टैटिक वेबसाइट्स में डाटाबेस कोई नहीं यूज़ होता। तो जो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर आप इंटरेक्शन इजीली कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो कि डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं सच एज फेसबुक, यूट्यूब, ब्लॉग्स, विकिपीडिया एंड एक्सेट्रा, तो ये सारी वेबसाइट्स सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। तो इनके ज़रिए आप इंटरेक्शन भी आसानी के साथ अट्रैक्शन कर सकते हैं वेबसाइट्स के साथ। इवन कि यूट्यूब पर आप ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं वीडियोज़ के ज़रिए, इवन के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट भी लिखा होता है। जिस तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप ये वीडियो देखनी है तो आप ऑडियो वीडियो के ज़रिए ये वीडियो को अच्छे तरीके से सुन रहे हो और इन्फॉर्मेशन को हासिल कर रहे हो। तो यूट्यूब के ज़रिए आप ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन को वीडियो की फॉर्म में ले सकते हो बल्कि टेक्स्ट की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो। बाद में डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं भी दी होती। इवन कि आप ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन को यूट्यूब से देख सकते हो बल्कि खुद से वीडियोज़ बना के वहाँ पर अपलोड भी कर सकते हो। इसी तरह फेसबुक पर आपने देखा होगा कि आपके यार दोस्त डिफरेंट पोस्ट करते हैं, वहाँ पर आप भी पोस्ट कर सकते हो। मींस कि जो कंटेंट है, जो पोस्टें वगैरह हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको आप भी क्रिएट कर सकते हो और कोई और भी क्रिएट कर सकता है। और जिसने क्रिएट किया हुआ है अगर कोई पोस्ट या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की है उस पर आप रिएक्ट भी कर सकते हो लाइक के बटन से, और कमेंट्स के ज़रिए भी आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो उस इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ब्लॉग्स के ज़रिए भी, ब्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं अभी भी।
तो विकीपीडिया जहाँ पर आपको इजीली बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है अक्सर, एंड ETC। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है वेब 2.0 में हम ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं बल्कि इंफॉर्मेशन को राइट भी कर सकते हैं। सो वी कॉल द वेब 2.0 रीड एंड राइट वेब, रीड एंड राइट वेबसाइट्स। तो वेब 2.0 का असल फोकस क्या था? उसका फोकस ये था कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट हो, कि वेबसाइट्स के ओनर्स ज़्यादा कंटेंट ना बनाएं बल्कि जो लोग इंफॉर्मेशन देख रहे हैं वो कंटेंट बनाएं। अब देखें, आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद भी चाहें तो आप वीडियो बना के YouTube पर अपलोड कर सकते हैं। सो YouTube इज़ द वेब 2.0। ये डायनामिक वेबसाइट्स हैं क्योंकि आप इस पर क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। अट्रैक्टिव वेबसाइट्स होती हैं, अट्रैक्टिविटी बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर आप इस वीडियो के साथ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में आके कमेंट्स लिख सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मींस कि आप अट्रैक्शन कर सकते हैं, जबकि स्टैटिक वेबसाइट्स में ऐसा नहीं था होता। तो इसका असल एम्फसाइज क्या था कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट को जनरेट किया जाए और इंटरेक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके। और इसका यूज़ कहाँ से किया जाने लगा? इसका यूज़ 2000 से स्टार्ट हुआ और जो कि अभी तक बल्कि यूज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इवन कि आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो यूट्यूब वेबसाइट है ये वेब 2.0 है। तो अब हम बात करते हैं वेब 3.0, जिसका तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना आज के दौर में। तो इसके ज़रिए मिलियंस आप कहते हैं कि पैसे आप बना सकते हैं। तो वेब 3.0 तो थर्ड स्टेज है इंटरनेट एंड वेबसाइट्स की। तो वेब 3.0 को हम सिमेंटिक वेब भी कहते हैं। अब गौर से समझिएगा सिमेंटिक वेब होती क्या है? ऐसी वेबसाइट्स जहां से मशीन्स डाटा को या इंफॉर्मेशन को रीड कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें और उस इंफॉर्मेशन और डाटा को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको प्रोसेस भी कर सकें और प्रोसेस करके उसको मीनिंगफुल वे में आपको प्रेजेंट करें। मिसाल के तौर पर अगर आप गूगल पर जाके लिखते हैं हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो गूगल मोस्ट ऑफ चांसेस हैं आपको डायरेक्ट उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएगा, ना कि वेबसाइट्स के लिंक्स देगा। तो गूगल जो है ना एक्चुअली वो सिमेंटिक वेब नहीं है, लेकिन आपको एक समझाने के हद तक मैंने ये बताया। लेकिन आजकल जो सिमेंटिक वेब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है तो गूगल भी आजकल काफ़ी हद तक सिमेंटिक वेब की तरफ मेरे ख्याल में मुंतकिल हो रहा है अब। तो सिमेंटिक वेब में होता क्या है कि मशीन्स डाटा को रीड करती हैं कि जितना भी डाटा होगा उसको प्रोसेस करेगी और कोई भी क्यूरी आएगी। क्यूरी मीन्स कि कोई भी अगर कोई सर्च करेगा या क्वेश्चन करेगा गूगल से तो गूगल सारे डाटा को एनालाइज करके मेन चीज़ आपके सामने रख देगा कि इसका मतलब ये होता है, आप जो जानना चाहते हैं ये आपका आंसर है। तो सिमेंटिक वेब्स ऐसी वेब होती हैं या ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर मशीन्स डाटा को रीड एंड अंडरस्टैंड कर सकती हैं और रीड अंडरस्टैंड करने के बाद उसे प्रोसेस करेंगी और प्रोसेस करने के बाद उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगी, फिर आपको प्रेजेंट करेंगी। कंप्यूटर्स कैन इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन लाइक ह्यूमंस। पहले मैंने आपको बताया सिमेंटिक वेब में क्या होता है, कंप्यूटर्स इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट मीन्स के प्रोसेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को लाइक ह्यूमंस की तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। रीड राइट एग्जीक्यूट, तो हमें वेब 3.0 में रीड की एबिलिटी भी मिलती है, राइट की भी और इवन के एग्जीक्यूट की भी। मतलब कि जो मशीन्स इंफॉर्मेशन रीड करती हैं तो उसको प्रोसेस भी जो करती हैं ना, ये जो प्रोसेस वाला फेज होता है इसको एग्जीक्यूट कह सकते हैं आप। इंक्लूड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम AI कहते हैं, कि वेब 3.0 में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों? क्योंकि ये सिमेंटिक वेब्स होती हैं। सिमेंटिक वेब्स में मशीन रीड करती हैं चीज़ों को, जैसा तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है कि मशीन्स डाटा या इंफॉर्मेशन को रीड करेगी, अंडरस्टैंड करेगी और प्रोसेस करेगी और बेहतर डिसीजन करके आगे से आपको एक प्रॉपर आंसर करके बताएगी कि आपके सवाल का आंसर ये है या आप जो जानना चाहते हैं उसका आंसर ये है। तो एक और अहम बात कि वेब 3.0 में सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आती बल्कि इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन भी आती है। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? आसान लफ्ज़ों में, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि आपका जो डाटा है वो किसी एक जगह पर नहीं होगा, आपका डाटा मुख्तलिफ जगहों पर होगा। मीन्स कि जिन जिन लोगों का डाटा है ना उन हर एक के पास डाटा की एक चेन होगी।
तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि डाटा सिर्फ एक जगह पर नहीं होगा बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर होगा। कोई एक बंदा चाह कर भी डाटा को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आपका डाटा तो मुख्तलिफ जगहों पर है। अगर एक जगह चेंज करना है तो आगे से भी चेंज करने की इजाज़त चाहिए होगी, एक पूरी चेन बनी होगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन का ये फ़ायदा है। तो जबकि वेब 2.0 में क्या होता है कि यूट्यूब, फेसबुक वगैरह में आपका सभी का डाटा कहाँ पर होता है, सिंगल पॉइंट पर सेंट्रलाइज्ड होता है। तो अगर आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है फेसबुक का, तो फेसबुक वाले चाहें तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड अगर वो चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका सारा डाटा किसके पास है, फेसबुक वालों के पास। वो सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड डाटा है, तो वहाँ पर चेंजेस किए जा सकते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगी, जिन जिन लोगों का डाटा है उन सभी के पास क्या होगी, ब्लॉक्स की चेन होगी। वहाँ पर क्या होगा कि हर एक के पास डाटा की कॉपी होगी। अगर किसी डाटा में चेंज करना होगा तो पूरे चेन को एग्रीमेंट, मतलब मेजॉरिटी लोगों का एग्रीमेंट चाहिए होगा कि ये डाटा वाकई में चेंज होना चाहिए, तो फिर वो डाटा चेंज होगा। मतलब कि यहाँ पर किसी सिंगल पर्सन की अथॉरिटी नहीं होगी। तो अगर डाटा चेंज होगा तो वो सभी लोगों की अथॉरिटी या मेजॉरिटी की अथॉरिटी चाहिए होगी और डाटा को चेंज किया जा सके। तो डिसेंट्रलाइजेशन को यूज़ करते हुए ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आया। ब्लॉकचेन क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि इसके हवाले से बताया जाए, सिंपल अभी ये याद रख लें कि ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन क्या होता है, इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ब्लॉकचेन का ही असूल को इस्तेमाल करते हुए क्या बनाया गया है, बिटकॉइन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन। एथीरियम, ये भी एक बिटकॉइन की तरह एक डिजिटल करेंसी है। तो ये दोनों डिजिटल करेंसीज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी डिमांड है। ये दोनों करेंसीज जो हैं ये ब्लॉकचेन पर बेस करती हैं और ब्लॉकचेन बेस करता है डिसेंट्रलाइजेशन पर। इसके अंदर 3 मेन ब्लॉक्स होते हैं। एक ब्लॉक के अंदर 3 पार्ट होते हैं मेन। एक डाटा का पार्ट होता है, एक हैश वैल्यू होती है और एक प्रीवियस हैश वैल्यू होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। यहाँ पर डाटा होगा इस साइड पर हैश वैल्यू होगी, यहाँ पर प्रीवियस हैश वैल्यू होगी। इसी तरह से इसकी जो हैश वैल्यू होगी वो इसकी प्रीवियस हैश वैल्यू होगी। फिर इस तरह से यहाँ पर हैश वैल्यू इसकी अपनी होगी और यहाँ पर ब्लॉक 2 का डाटा होगा। इसी तरह से ये ब्लॉक्स आपस में जुड़े होते हैं। अगर एक ब्लॉक में डाटा चेंज करना है तो दूसरे ब्लॉक्स को भी इजाज़त लेनी पड़ेगी कि ये डाटा चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ओपन सोर्स ना सिर्फ वेब 3.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस करती है, डिसेंट्रलाइजेशन पर बेस करती है, बल्कि ओपन सोर्स भी है। अब ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि जिसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज करके इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से लाइनक्स है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट फाइलों पर प्रोग्रामिंग वगैरह करके उसके डिफरेंट फीचर्स को चेंज कर सकते हैं। तो वेब 3.0 भी जो होगी वो मोस्टली ओपन सोर्स होगी। लोग इजीली उसमें चेंजेस वगैरह कर सकेंगे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको यूज़ कर सकेंगे। वेब 3.0 का मेन फोकस क्या है उसको जान लेते हैं। फोकस ऑन क्रिएटिंग अ मोर इंटेलिजेंट एंड इंटरकनेक्टेड वेब्स। तो जो वेबसाइट्स होंगी, जो वेब होगी, उसको वो क्या करना चाहते हैं, इंटरकनेक्टेड करना चाहते हैं ब्लॉकचेन के ज़रिए, डिसेंट्रलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। जो वेबसाइट्स होंगी वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगी और ब्लॉकचेन के ज़रिए वो ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होंगी डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से। तो इसका जो इस्तेमाल है वो 2010 से लेकर अभी तक इस पर काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मे भी आपने देखा हो वेब 4.0 भी, लेकिन 4.0 की अभी तक एक प्रॉपर कोई इतनी ज़्यादा डेफिनेशन नहीं की गई। अगर आपको वेब 1.0, 2.0 और 3.0 के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से इसे लाइक कर दें और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।